Friends, welcome in Power Math classes. Today we are going to discuss complete summary of straight line. हमने स्ट्रेट लाइन में क्या क्या स्टडी किया है, इसको हम चाहते हैं एक लेक्चर के थ्रू आपको दे दिया जाए। जब भी आपको नीड पड़े आप इसको वीडियो को ओपन करें और पूरा देखें शुरू से लास्ट तक, तो कहीं भी कोई भी कॉन्सेप्ट आप मिस नहीं करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट समरी ऑफ आवर स्ट्रेट लाइन चैप्टर। करेक्ट। समरी ऑफ स्ट्रेट लाइन। हम कंप्लीट चैप्टर की समरी आपको देने जा रहे हैं आज। आप इसको अच्छे से समझिए, देखिए क्या क्या करना है। सबसे पहला पॉइंट आप सभी को पता है, लीनियर इक्वेशन इन x and y, that is ax plus by plus c is 0, where at least one out of a and b is not 0. Represent a straight line. Represent a स्ट्रेट लाइन। आप सभी को पता है, कोई भी लीनियर इक्वेशन x एंड y में जिसमें x एंड y दोनों के कोफिशिएंट्स ज़ीरो नहीं हैं, हो सकता है एक का कोफिशिएंट ज़ीरो आ जाए, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज ax प्लस by प्लस c इज 0 वेयर एटलीस्ट वन आउट ऑफ a एंड b इज नॉट 0। पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट आपको देखना है कि टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हाउ मेनी इंफॉर्मेशंस आर नीडेड। तो अगर आप इस प्रॉब्लम को देखेंगे, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो देखने से हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पर 3 अननोन्स हैं, a, b एंड c, बट एक्चुअली 3 अननोन्स नहीं हैं। 3 अननोन्स का मतलब है 3 इंफॉर्मेशंस की नीड होगी। अगर कुछ कम या ज़्यादा अननोन होते हैं तो कुछ कम या ज़्यादा इंफॉर्मेशंस की नीड होगी, बट बेसिकली इसमें 3 अननोन ही नहीं है। अभी मैंने लिखा है एटलीस्ट वन out of a and b is not 0. Let us suppose that a is not 0. तो अगर a 0 नहीं है तो हमने इस पूरे इक्वेशन को a से डिवाइड कर दिया, और यहाँ हम लिख लेते हैं a is not equal to 0. करेक्ट। तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस b अपॉन a, ये क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। सपोज इसकी वैल्यू हमने कैपिटल B मान ली है, एंड C अपॉन A भी एक कांस्टेंट होगा। सपोज कैपिटल C मान लिया है, तो 0 हो सकता है कि आपका B नहीं 0 हो। अगर B नहीं 0 है तो आप क्या करेंगे, B से डिवाइड कर देंगे, ax अपॉन में B प्लस by अपॉन में B प्लस C अपॉन में B, दिस इज 0, और यहाँ लिख देंगे b इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर दोनों में कुछ भी नहीं 0 है तो फिर तो किसी से डिवाइड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ a अपॉन बी को सपोज हमने कैपिटल ax मान लिया, ये y हो जाएगा, ये सपोज कैपिटल c मान लिया। आप देखेंगे दोनों ही सिचुएशन में यू आर हैविंग ओनली 2 अननोन्स। इनको हम पैरामीटर्स भी कह सकते हैं। तो केवल 2 पैरामीटर्स ही हैं। इसका मतलब आप ध्यान रखेंगे, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वी नीड 2 informations.
स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस निकालने के लिए हमें दो इन्फॉर्मेशंस की नीड होती है, करेक्ट। तो पहला पॉइंट आपने देखा है कि लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई ऑलवेज रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन। एंड नंबर 2 पॉइंट आपने देखा है कि हमारी स्ट्रेट लाइन में दो ही अननोन्स होते हैं। वो अननोन्स हमारे क्या हैं, या तो कैपिटल बी एंड कैपिटल सी हैं या कैपिटल ए एंड कैपिटल सी हैं। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वी नीड ओनली 2 इन्फॉर्मेशंस। 2 पॉइंट हमारे क्लियर हो चुके हैं। इसके बाद हम थर्ड पॉइंट पर आते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, इफ C is equal to 0, that is equation of a straight line, equation of a straight line is हमारी इक्वेशन ax plus by is equal to 0 है, then it is passing through origin, then it must pass through origin। ये पक्का ओरिजिन से पास होनी ही चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में c 0 के बराबर आ जाता है तो हमारी स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करेगी, करेक्ट। तो ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या देना चाहते हैं आपको, हम जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं आज स्ट्रेट लाइन के सभी आपको समराइज़ कर देंगे इस वीडियो में। कभी भी आपको स्ट्रेट लाइन चैप्टर की स्टडी करनी हो तो आप बड़े आराम से इस वीडियो को एक बार देखिए, समझिए, उसके बाद एक्सरसाइजेस को स्टार्ट कीजिए। किसी भी प्रॉब्लम के साथ आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ये पक्का है, क्योंकि इसमें कोई भी पॉइंट हम छोड़ेंगे ही नहीं जो आपके सामने नहीं रखेंगे। थर्ड पॉइंट हमारा क्लियर हो गया था। नाउ वी आर ऑन फोर्थ पॉइंट। इफ़ स्मॉल ए इज 0, दैट इज आपकी इक्वेशन क्या है, 0 प्लस बी एक्स, वो सॉरी बी बाई आएगा, बी एक्स नहीं होगा, बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। आपकी इक्वेशन बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये बाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइप में है। तो आप ध्यान रखेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट लाइन पैरेलल टू बाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो बाई एक्स आ जाए, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लाइन पक्का एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। मतलब लाइन आपको कुछ इस कैटेगरी की मिलेगी, या तो लाइन आपकी ये होनी चाहिए या आपकी लाइन ये होनी चाहिए। ये किसकी इक्वेशन है, बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू बी बाई, बार बार हम इसे एक्स ही लिखते हैं, बी बाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, बाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है आपका, इफ बी इज इक्वल टू 0, दैट इज आपकी इक्वेशन है ए एक्स प्लस 0 प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप ध्यान रखेंगे, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, आपकी लाइन बाई एक्सिस के पैरेलल होगी। जैसे यहाँ देखा था आपने एक्स के पैरेलल थी, अब की बार लाइन आपकी कुछ इस कैटेगरी में बनेगी, या तो आपकी लाइन ये वाली होनी है या आपकी लाइन ये होनी है। ये बाई एक्सिस के पक्का पैरेलल आ जाएगी। 5 पॉइंट आपने देख लिए हैं, करेक्ट। तो सबसे पहले एक लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगी। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए वी नीड 2 इन्फॉर्मेशन। उसके बाद जब ओरिजिन से पास होगी तो कांस्टेंट पार्ट पक्का 0 आएगा। अगर x के पैरेलल है तो x का कोफिशिएंट 0 आएगा, बाई के पैरेलल है तो बाई का कोफिशिएंट 0 आएगा। इसके बाद हम स्लोप किस कैटेगरी से निकाल सकते हैं, स्लोप के ऊपर हम डिस्कस करना चाहेंगे। पहले तो हमने पूरी स्ट्रेट लाइन के बारे में आपको पूरी इसकी जो भी हो सकती थी हिस्ट्री वो बता दी, क्या क्या आप बना सकते थे, सब कुछ देख लिया है। अब स्लोप, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के लिए अगर कोई सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्ड है तो स्लोप ही है। स्लोप को आप किस किस तरीके से निकालना सीखे हैं वो सभी हम एक जगह पर आपके लिए प्रेजेंट कर देते हैं। तो 5 पॉइंट आपके क्लियर हो गए। नाउ वी आर ऑन 6th पॉइंट। ये 6 पॉइंट हम टोटल स्लोप का रखेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट क्या है, बेसिकली किसी भी लाइन का स्लोप है क्या। अगर लाइन
एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बनाती है। ये कोई हमारी रिक्वायर्ड लाइन है। अगर रिक्वायर्ड लाइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाती है तो हमेशा ध्यान रखेंगे स्लोप को हम स्मॉल m सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। m की वैल्यू tan ऑफ थीटा के बराबर होगी। इफ अ लाइन इज मेकिंग थीटा एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन रिमेंबर ऑलवेज m इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा। यहीं पर आप ध्यान रखेंगे दूसरा पॉइंट है स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का स्लोप कितना हो जाएगा tan ऑफ ज़ीरो एंड दैट बिकम्स ज़ीरो। आपको ये याद रखना है एक्स एक्सिस अपने साथ कोई एंगल नहीं बनाएगी। नंबर 2 इसी में नेक्स्ट नंबर है स्लोप ऑफ वाई एक्सिस। वाई एक्सिस का स्लोप अगर आपको निकालना है तो tan ऑफ 90 डिग्री एंगल 90 हो जाएगा। ये डिफाइन नहीं होता है, नॉट डिफाइन। फोर्थ पॉइंट, अगर एक लाइन पर 2 पॉइंट दिए गए हैं तो उसका स्लोप आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये हम डिराइव भी करा चुके हैं स्टार्टिंग में, बट आज डिराइव करने का समय नहीं है। आज हमें केवल आपको पूरे चैप्टर को समराइज़ करना है, तो वही हमारा टारगेट है। यहाँ आप स्लोप ऑफ जो ए बी लाइन है ये लिखेंगे y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अगर लाइन पर 2 पॉइंट पता है तो स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 के बराबर होता है। इवन इसके बाद एक और पॉइंट हमने बताया था आपको, इफ़ इक्वेशन ऑफ लाइन इज ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन इट्स स्लोप, इसका स्लोप कितना होता है माइनस a ओवर b के बराबर होता है। नेक्स्ट 6 पॉइंट, हमने एंगल बिटवीन 2 लाइंस आपको समझाया था, क्योंकि वहाँ से हम 2 कंक्लूज़न निकाल के लाते हैं। ये कोई पहली लाइन है L1, ये दूसरी लाइन है, इसके बीच में या तो एक्यूट एंगल होगा या ऑब्ट्यूज एंगल होगा। कोई एक एंगल हमें निकाल के देना है। पहली लाइन का स्लोप m1 है और दूसरी लाइन का स्लोप m2 है। तो हमने पढ़ा है tan ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू होती है मॉड ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। वैसे तो हम एक्यूट एंगल ही निकालते हैं, बट 2 एंगल होते हैं, एक एक्यूट होता है और एक ऑब्ट्यूज होता है, दोनों ही सप्लीमेंट्री हैं। एंड यहीं पर आपने एक पॉइंट और देखा था, इफ़ L1 पैरेलल टू L2, अगर कोई 2 लाइन पैरेलल है तो पक्का m1 इज इक्वल टू m2 हो जाएगा। क्यों भाई? 2 लाइन पैरेलल है, उनके बीच में एंगल होगा ही नहीं। tan 0 0 होता है। ये साइड 0 तभी आ सकती है जब हमारा न्यूमरेटर पार्ट 0 हो जाए। यहीं पर आपने एक और पॉइंट देखा था, अगर L1 परपेंडिकुलर टू L2 है, 2 लाइन परपेंडिकुलर हैं, तो ये tan ऑफ 90 नॉट डिफाइन, ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। नॉट डिफाइन तभी हो सकता है जब इधर का डिनोमिनेटर 0 हो जाए। तो यहाँ आप ध्यान रखेंगे 1 प्लस m1 इंटू m2 दिस इज़ 0। दैट इज़ आपको ध्यान रखना है दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। तो ये पॉइंट्स आपके लिए स्लोप में बड़ी हेल्प करेंगे। स्लोप बेसिकली होता क्या है, m इज इक्वल टू tan थीटा, एक्स एक्सिस का स्लोप 0, बाई एक्सिस का स्लोप नॉट डिफाइन। अगर 2 पॉइंट गिवन है लाइन पर तो स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर इक्वेशन ही गिवन है तो स्लोप माइनस a अपॉन b होता है। 2 लाइंस के बीच में एंगल tan अल्फा इज m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 इंटू m2। अगर 2 लाइन पैरेलल हैं तो उनके स्लोप हमेशा बराबर होंगे। अगर 2 परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा। तो ये 6th पॉइंट था। 6 में हमने 8 पार्ट बनाए थे, ये सारा कुछ स्लोप से रिलेटेड लिख दिया था। अब हम इक्वेशन ऑफ लाइंस कैसे निकालते हैं? बेसिकली पहला पॉइंट हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन से रिलेटेड था। दूसरा, जिसमें हमने 5 पॉइंट दिए थे आपको, दूसरा पॉइंट हमने स्लोप का रखा है। अब हम इक्वेशन ऑफ लाइंस को कैलकुलेट करना सीखेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन किस कैटेगरी से निकाली जा सकती है? आपने पहले पॉइंट में पढ़ा है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए आपको 2 इन्फॉर्मेशन की नीड होती है। तो इन्हीं 2 इन्फॉर्मेशंस के लिए डिफरेंट आपके पास इन्फॉर्मेशंस होंगी, उनकी हेल्प से आप इक्वेशन ऑफ लाइन कैलकुलेट करेंगे।
तो ये पॉइंट नंबर हमारा 7 होगा। पॉइंट नंबर 7, इस पर हम लिखेंगे हाउ वी कैन फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। तो अब हम डालते हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकाली जा सकती है? इसमें पहला केस कहलाता है पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म। पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म मतलब लाइन पर एक पॉइंट गिवन होगा और लाइन की स्लोप गिवन होगी। जैसे ये हमारी लाइन दे रखी है, ये लाइन एक पॉइंट से पास हो रही होगी जिसके कोऑर्डिनेट x1/1 है और इसका स्लोप आपको m प्रोवाइड कर देगा। कैसे भी करे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो यहाँ पर पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन आती है y माइनस y1, दिस इज m इंटू x माइनस x1। x1 y1 क्या है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ गिवन पॉइंट एंड m इज द स्लोप ऑफ लाइन। और आपको हमेशा ध्यान रखना है एक्स वाई का मतलब होता है कोऑर्डिनेट ऑफ जर्नल पॉइंट ऑन द लाइन। इसकी कभी आपको वैल्यू नहीं डालनी पड़ती, हमेशा आंसर इन एक्स वाई टर्म ही देना होता है। नंबर 2, इसमें फॉर्म होती है 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट्स फॉर्म। अगर लाइन पर 2 पॉइंट गिवन है तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे कैलकुलेट करेंगे? सपोज ये लाइन है, एक पॉइंट A दिया होगा x1/1 और दूसरा पॉइंट आपका B दिया होगा x2 एंड y2। तो इक्वेशन ऑफ लाइन आपकी लिखी जाती है y माइनस y1, दिस इज स्लोप की जगह पर बस ये डाल दो आप y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस x1। रिमेंबर ऑलवेज हेयर x1/1 एंड x2/2 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ गिवन पॉइंट्स। मतलब आपको पता होना चाहिए जो आप सिंबल्स यूज़ कर रहे हैं उनका बेसिक मीनिंग क्या है। तो ये 2 पॉइंट फॉर्म होती है। थर्ड आपकी फॉर्म कहलाती है स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब इसमें भी 2 केस हैं बेसिकली। पहला होता है स्लोप एंड एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है, एंड दूसरा होगा आपका इसके अंदर स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट। एक बार ये स्लोप देगा एंड एक्स इंटरसेप्ट देगा, एक बार ये वाई देगा एंड स्लोप देगा। मतलब क्या है, जैसे पहले केस में ये है लाइन हमारी, ये वाला पोर्शन आपको प्रोवाइड करेगा। इस पोर्शन को हम कहते हैं एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट कहलाएगा। दूसरा वाला पोर्शन ये होगा, जैसे ये स्ट्रेट लाइन है तो आपको ये चीज़ प्रोवाइड कर देगा। सपोज ये डी है और ये सी है, तो इसकी इक्वेशन वैसे तो ये हम इसी फॉर्म से यूज़ करते हैं। क्या करते हैं मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। वैसे तो मैंने डिराइव कराया था, ये d,0 पॉइंट ले लेंगे आप तो ये पॉइंट हो जाएगा d,0। स्लोप इसने प्रोवाइड किया हुआ है, इस लाइन का m है, यहाँ पर भी स्लोप इसने प्रोवाइड किया हुआ m है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? y माइनस 0, दिस इज m इंटू एक्स माइनस डी। तो सीधा सीधा रहेगा ये y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी, वेयर m इज़ द स्लोप ऑफ द लाइन एंड d इज़ x इंटरसेप्ट। यहाँ पर 0 c पॉइंट हो जाएगा तो यह जो बनेगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस c बनेगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए पहले आपने पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म देखी है, उसके बाद आपने 2 पॉइंट फॉर्म देखी है, इसके बाद स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म देखी है। इसके अंदर 2 केसेस हैं। अभी 2 फॉर्म और बाकी हैं जिससे हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को कैलकुलेट कर सकते हैं। इनके मीनिंग्स आपको पता होने चाहिए सबके। जैसे पॉइंट एंड स्लोप में, अब स्लोप ये ज़रूरी थोड़ी ना है कि आपको डायरेक्ट दे देगा भाई, कभी किसी के पैरेलल करेगा या किसी लाइन के परपेंडिकुलर करेगा या इंक्लिनेशन देगा, जैसे इसका दिल करे। मतलब आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्लोप प्रोवाइड कराएगा और 1 पॉइंट देगा। पॉइंट भी डायरेक्ट देने के चांसेस नहीं हैं, कभी इंटरसेक्टिंग पॉइंट देगा, कभी कुछ करेगा। तो इस तरीके से आपको ये बड़ा इन्फॉर्मेशन आपको इसी कैटेगरी में प्रोवाइड करेगा। स्लोप देगा, पॉइंट देगा या 2 पॉइंट देगा, स्लोप एंड 1 इंटरसेप्ट। नेक्स्ट आपकी इसमें चौथी फॉर्म रहती है 7th पॉइंट में। 4th पॉइंट है हमारा, इसको हम कहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म।
इंटरसेप्ट्स फॉर्म, मतलब इसमें हमें दोनों ही इंटरसेप्ट प्रोवाइड कर देगा। ये स्ट्रेट लाइन है, ये रिक्वायर्ड लाइन है, ये इंटरसेप्ट भी दे देगा, ठीक है, और ये इंटरसेप्ट भी दे देगा। अब नोटेशन में थोड़ा एनसीईआरटी वालों ने गड़बड़ किया है, पहले डीसी दिए हुए हैं, अब ये ए भी दिए हुए हैं। दिल तो करता है कि एक ही नोटेशंस लिखाए जाएं, लेकिन कभी आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो कंफ्यूज होने लगोगे, इसलिए हम वही इंटरसेप्ट यूज़ करते हैं, x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी, दिस इज़ 1। x अपॉन एक्स इंटरसेप्ट, ये यहाँ से लेकर के ओरिजिन से लेकर के जो ये पॉइंट इंटरसेक्टिंग है और ये लाइन के साथ है, ओ ए इज इक्वल टू ए है एंड ओ बी इज इक्वल टू बी है। ये इंटरसेप्ट फॉर्म का। 7th पॉइंट में 5th फॉर्म हमें देखनी है, ये कहलाती है नॉर्मल और परपेंडिकुलर फॉर्म। नॉर्मल और परपेंडिकुलर फॉर्म, इसमें थोड़ा हटकर के इंफॉर्मेशन दी होती है, बच्चा कंफ्यूज्ड हो जाता है कि क्या गिवन है, क्या करें। ये कोई स्ट्रेट लाइन आपकी दे रखी है जिसकी हमें इक्वेशन निकालनी है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देगा ये ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देगा, और ये परपेंडिकुलर कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये प्रोवाइड करेगा। तो इसकी इक्वेशन आप लिखते हैं x cos ऑफ थीटा प्लस y sin of theta, this is P. Remember always P means perpendicular distance of straight line from the origin and theta means angle made by this perpendicular with x-axis in anti-clockwise direction। तो ये हमारी स्ट्रेट लाइंस कैलकुलेट करने की फॉर्म थी। मेनली यही 5 यूज होती हैं। कुछ बुक्स में, रेफरेंस बुक्स में सिमेट्रिक फॉर्म भी दे रखी है, तो उसकी हमें कोई नीड नहीं है, बिना सिमेट्रिक फॉर्म के भी हम अपने प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये पॉइंट था हमारा 7th, जिसमें हमने क्या सीखा है कि हाउ वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस। हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट और भी हम दे देते हैं, वैसे इस पॉइंट का अगर नहीं भी दें एर्थ तब भी काम चल जाएगा, लेकिन हम एक पॉइंट आपको और प्रोवाइड करा देते हैं। इसमें 3-4 केस हम रखेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन्स। ये लाइन सपोज L1 इज 0 गिवन है और ये लाइन L2 इज 0 है और ये अपनी रिक्वायर्ड लाइन है। इसकी इक्वेशन हमें निकालनी है, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन्स। 2 लाइन्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन L1 प्लस लैम्डा L2, दिस इज 0। इस लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए आपको फर्दर एक इंफॉर्मेशन दे देगा, जैसे रिक्वायर्ड लाइन किसी एक और पॉइंट से पास हो रही है, या किसी के पैरेलल है, या किसी के परपेंडिकुलर है, या कुछ इसके स्पेशल इंटरसेप्ट दे रखे हैं, ठीक है, या कुछ स्लोप दे दे किसी कैटेगरी से, तो वो अलग चीज़ होगी। तो वहाँ आपसे लैम्डा निकला देगा। अगर ये पूरा लिखते हैं तो ये वैसे फैमिली ऑफ लाइंस कहलाती है, बट लैम्डा की जब पर्टिकुलर वैल्यू डाल देंगे तो एक फिक्स लाइन आ जाएगी हमारी, ये भी यूज़ होगी आपकी फॉर्म। अगर नहीं भी आती है तब भी 2 लाइन को आप सॉल्व करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ये फार्मूला नहीं याद है तब भी काम चल जाएगा। दूसरा, यहाँ पर वही हम बता रहे हैं, अगर फार्मूले नहीं भी याद हैं, इसीलिए हमने इसको नया पॉइंट डाला है, ठीक है। इसमें हम इक्वेशन ऑफ लाइन्स ही निकालते हैं। तो यहाँ पर कुछ स्पेशल इक्वेशन ऑफ लाइन्स हैं, आप पॉइंट डालना चाहें तो डाल दीजिए, सब स्पेशल फॉर्म्स हैं यहाँ पर। इसके बाद क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू 0 इज। अगर इसके पैरेलल हमें कोई लाइन लिखनी है तो हमेशा ध्यान रखिए AX प्लस BY
प्लस सी डैश इज इक्वल टू 0। केवल ये कांस्टेंट पार्ट से डिफर करेगी। जैसे ये कोई लाइन आपको दे रखी है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज 0 और इसके पैरेलल इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। ये आपकी एक रिक्वायर्ड लाइन है, तो ये इक्वेशन आपकी ये आएगी। तीसरा इसमें हम लिखते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज, ये रहती है आपकी bx माइनस का ay प्लस सी डैश इज इक्वल टू 0। मतलब एक लाइन क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी दूसरे पर। जैसे ये कोई गिवन लाइन है, आपकी गिवन लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज 0 और ये आपको रिक्वायर्ड लाइन निकाल के देनी है, इस पर परपेंडिकुलर है। तो इस रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन आप ऐसे निकालेंगे। एंड यहीं पर एक फोर्थ पॉइंट आप लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। अगर कभी एक्स एक्सिस है, इसकी इक्वेशन लिखनी है तो y इज इक्वल टू 0 ध्यान रखेंगे आप। एंड इक्वेशन ऑफ y एक्सिस अगर कभी भी आ जाता है तो इसके लिए x इज इक्वल टू 0 ध्यान रखेंगे आप। तो ये स्पेशल फॉर्म है हमारी, कुछ स्पेशल फॉर्म्स हैं, आप डाल सकते हैं यहाँ पर नाम SPECIAL स्पेशल फॉर्म्स। अगर ये नहीं भी याद हैं तब भी आपका काम चल जाएगा। ये लर्न कर लेते हो तो थोड़ा टाइम बच जाएगा, नहीं अगर आती हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जो पहले हमने 5 फॉर्म बताई थी वो आपको 5 की 5 ही आनी चाहिए। अगर वो 5 फॉर्म आती हैं तो इनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। थोड़ा ये टाइम बचाने के लिए हमको समरी देनी है तो हमारी ये ड्यूटी बनती थी कि हम बच्चे को इनके साथ भी फैमिलियर कराएं, बच्चा इनको भी जाने। बहुत सारे बच्चे बहुत ही क्रॉस माइंडेड होते हैं जो प्रॉब्लम को हमेशा कम समय में करना चाहते हैं, बहुत कम समय लगाते हैं और आंसर दे देते हैं, तो उनके लिए ये काफ़ी यूज़फुल साबित होंगे। अगर एक एवरेज स्टूडेंट है तो मेरे हिसाब से फिर उनको, एवरेज स्टूडेंट को इन फॉर्म को लर्न करने की नीड नहीं है। करेक्ट। अब इसके बाद 1-2 पॉइंट और बाकी हैं, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब हमें बिल्कुल एनसीईआरटी से बाहर जाते हैं, बट जनरली पब्लिक स्कूल्स के टीचर इन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल निकालना चालू करते हैं हम। ये 9th पॉइंट रहेगा आज के लिए, सेंटर्स ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल के सेंटर्स कैसे निकालते हैं। एक ट्राइंगल में कुल मिला के 4 सेंटर होते हैं। पहला सेंटर आप निकालेंगे सेंट्रॉइड। हाउ यू कैन फाइंड सेंट्रॉइड, इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला है, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत जल्दी से आप कैलकुलेट कर देंगे। इवन इसके लिए तो डेरिवेशन क्लास 10th में ही आप सीख के आए होंगे। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। एक मीडियन आपने ये ड्रॉ कर दी, दूसरी मीडियन आपने ये ड्रॉ कर दी। 2 मीडियन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही सेंट्रॉइड कहलाता है। क्योंकि हमें पता है कि मीडियंस आर कॉन्कुरेंट, एक ही लाइन से पास होती हैं, तो ये कॉन्कुरेंट लाइन होती है तो तीसरा मीडियन भी यहीं से जाएगा। तो सेंट्रॉइड का मतलब होता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस। ठीक है, ये होता है अपना सेंट्रॉइड। अगर ए के कोऑर्डिनेट्स इसने प्रोवाइड कर रखे हैं x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड कर रखे हैं x2 y2, सी के कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड कर रखे हैं x3 y3, तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट डायरेक्ट आप अप्लाई कर दीजिए x1 प्लस x2 प्लस x3 ओवर 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 ओवर 3। तो ये सेंट्रॉइड निकालने का तरीका हो गया। नेक्स्ट आता है इन सेंटर। इन सेंटर का क्या मतलब है भाई? इन सेंटर का मीनिंग होता है ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स होता है। ये एक एंगल बाइसेक्टर है, ये दूसरा एंगल बाइसेक्टर है हमारा। तो जहाँ ये इंटरसेक्ट करेंगे इस पॉइंट को हम इन सेंटर बोलेंगे। थर्ड पॉइंट पक्का इसी पॉइंट से पास करेगा, ये ए है,
ये B है, ये C है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसके कोऑर्डिनेट्स x2 एंड y2 हैं, इसके कोऑर्डिनेट x3 एंड y3 हैं। इस साइड को हम A कहते हैं, इसको B कहते हैं, इसको C कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। एंगल बाइसेक्टर्स, जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इन सेंटर के लिए भी डायरेक्ट फार्मूला हम पढ़ करके आए हैं, नहीं पढ़ा है तो आप अब लर्न कर लो। ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c एंड ay1 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c। तो ये रहता है इन सेंटर। दो सेंटर तो आपने निकालने सीख लिए हैं। पहला आपने सीखा है सेंट्रॉइड, दूसरा सीखा है इन सेंटर। तीसरा होता है सरकम सेंटर बेसिकली, और चौथा होता है ऑर्थो सेंटर। कुछ हद तक अगर बहुत अच्छा स्टूडेंट रहा है तो उसने 10th क्लास में सरकम सेंटर की प्रॉब्लम भी अटेम्प्ट कर लिए होंगे, लेकिन ये तभी होगा जब बच्चे ने बहुत कुछ एक्स्ट्रा किया होगा। एक एवरेज स्टूडेंट इन सेंटर भी नहीं कैलकुलेट करता है 10th क्लास में, केवल सेंट्रॉइड तक ही अपने आप को लिमिटेड रखता है। लेकिन कुछ बच्चे जो NTSC या किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो वो इन सभी को देख करके आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना आप सरकम सेंटर। नंबर 3 होगा 9th पॉइंट में। 3rd पॉइंट डालते हैं हम सरकम सेंटर। सरकम सेंटर क्या है? सरकम सेंटर के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर कैलकुलेट करते हैं। ये हमारा P1 है, पहला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और ये सपोज हमारा दूसरा है P2, सेकेंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इनका जो भी हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दैट इज़ नॉन एज सरकम सेंटर। अगर हम तीसरा भी परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर निकालें तो पक्का वो इसी पॉइंट से पास करेगा, क्योंकि ये सारे के सारे कॉन्कुरेंट होते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक प्रोसेस अप्लाई करते हैं। 10th क्लास में प्रोसेस की होगी वो थोड़ी सी डिफरेंट है, और 11th क्लास में जो प्रोसेस करेंगे वो थोड़ी सी डिफरेंट है। हम दोनों ही आपको समझा देते हैं, जो भी आपको बेटर लगे वो आप लगा देना। अकॉर्डिंग टू 11th ये फर्स्ट मेथड डालते हैं। आप क्या करेंगे, नंबर 1 इक्वेशन ऑफ एनी टू परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर्स। दो परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर्स की इक्वेशन निकालेंगे। नंबर 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ these perpendicular side bisectors, इसी को हम क्या कहते हैं, सरकम सेंटर कहते हैं। ठीक है ना, ये सरकम सेंटर आपका कैलकुलेट हो जाएगा। ये तो 10th वो 11th का तरीका है। 10th का तरीका क्या है, सपोज हमने सरकम सेंटर का नाम यहाँ पर कोई नया पॉइंट दे देते हैं, सपोज P दे दिया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दो इक्वेशन बनाएंगे। एक बार हम PA = PB रख देंगे। P के कोऑर्डिनेट सपोज हम मान लेंगे H, K हैं, तो PA = PB से एक इक्वेशन आ जाएगी। दूसरी हम क्या करेंगे, PA = PC दे देंगे। अगर ये सरकम सेंटर है तो PA, PB एंड PC तीनों ही बराबर होंगी। PA = PC दे देंगे, ये सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। H और K में इनको हम सॉल्व करेंगे, इनको सॉल्व करके H और K की वैल्यू आ जाएगी। भाई यही तो क्या होता है, हमारा सरकम सेंटर होता है। तो सरकम सेंटर कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, जो भी आपको फिट लगे उससे कैलकुलेशन कीजिए आप। 11th वाले से थोड़ी सी कैलकुलेशन कम होगी, 10th वाले से थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा होगी। अभी एक सेंटर और भी बचा हुआ है दैट इज़ नॉन एज ऑर्थो सेंटर। अब हम कैलकुलेट करेंगे ऑर्थो सेंटर। तो हम अभी कुछ
10th की ही शैडो में थे भाई, सेंट्रॉइड भी 10th क्लास से देख करके आए हैं हम, इन सेंटर भी 10th से ही देख करके आए हैं, इवन हमने सरकम सेंटर को भी 10th से रिलेट कर दिया है। बट ये ऑर्थो सेंटर एक ऐसी वाला रहेगी आपके लिए कि इसका 10th से कोई लेना देना नहीं है। अनटिल एंड अनलेस यू आर नॉट अवेयर about the concept of a straight line, you will not able to find the ortho center of a triangle। तो इसके लिए आपको कुछ आना ही पड़ेगा अपने 11th पर। ऑर्थो सेंटर आप कैसे निकालते हैं? ये एक ट्राइंगल है, इसमें कोई से दो ऑल्टीट्यूड्स मतलब अपोजिट साइड से परपेंडिकुलर, अपोजिट वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये सपोज आपने पहला ऑल्टीट्यूड डाल दिया अपना, ये दूसरा ऑल्टीट्यूड डाल दिया, इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही ऑर्थो सेंटर कहलाता है। तीसरा पक्का यहीं से पास होगा, तो इसके लिए ध्यान रखेंगे आप इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल्टीट्यूड्स का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसको हम कहते हैं ऑर्थो सेंटर। इसके लिए भी प्रोसेस है, डायरेक्ट फार्मूला नहीं है। फाइंड इक्वेशन ऑफ एनी टू ऑल्टीट्यूड्स, कोई से दो ऑल्टीट्यूड्स की इक्वेशन निकालेंगे, उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स, जो आपने ऑल्टीट्यूड्स निकाले उनको सॉल्व कर देंगे, यही आपका क्या कहलाएगा? ऑर्थो सेंटर। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट पॉइंट आ गया। अब इसमें थोड़ा हम आपको नोट में भी कुछ लिखाएंगे। पहला नोट होता है राइट एंगल ट्राइंगल, फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो दो सेंटर तो बड़े ही प्यार से निकल जाते हैं। ये राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, तो यहाँ ध्यान रखेंगे राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ऑर्थो सेंटर हमेशा आपका 90 डिग्री का वर्टेक्स होगा। एंड सरकम सेंटर, अगर आपका सरकम सेंटर निकालना है तो सरकम सेंटर हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट निकाल दीजिए। एंड फॉर इक्विलैटरल ट्राइंगल ये सभी कोइंसाइड हो जाएंगे। फॉर इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑल सेंटर्स मस्ट कोइंसाइड। जो अभी आपने देखे हैं ऑल सेंटर्स मस्ट कोइंसाइड, ये आपके कोइंसाइड कर जाएंगे। तो इस तरीके से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? सेंटर्स ऑफ ए ट्राइंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले हमने 5 पॉइंट रखे थे जिसमें क्या बताया था? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, क्या क्या कंडीशंस हो सकती थी। दूसरे पॉइंट में हमने रखा था स्लोप्स के बारे में। तीसरे पॉइंट में हमने क्या किया था? इक्वेशंस ऑफ लाइन को निकाला था। नेक्स्ट पॉइंट में कुछ स्पेशल फॉर्म दी थी। उसके बाद हमने आपको सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल दिए हुए हैं। अब ये लास्ट पॉइंट है, इसमें हम डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। डिस्टेंस किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बस इतना ही हमें अकॉर्डिंग टू CBSE सिलेबस पढ़ना है, इसके आगे नहीं पढ़ना है। देखो एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो स्ट्रेट लाइन बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, तो लेकिन अभी हम जो वीडियोस आपको दे रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू CBSE एग्जामिनेशन है। एंड इन फ्यूचर या कमिंग मंथ्स 100% यू विल गेट सम वीडियोस रिलेटेड टू एंट्रेंस एग्ज़ाम, और बहुत ही अच्छे वीडियोस मिलेंगे आपको, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट देंगे हम आपको। लेकिन पहले बच्चे को फर्स्ट माले पर जाना चाहिए, उसके बाद ही सेकंड पे जा सकता है। तो यही पॉलिसी हमने अप्लाई की है। लास्ट पॉइंट है अपना डिस्टेंस के लिए, ये हम डिस्टेंस निकालेंगे। इसमें पहला पॉइंट है डिस्टेंस ऑफ
पी एक्स डैश बाई डैश फ्रॉम, एक लाइन दे रखी होगी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक पॉइंट की एक लाइन से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? ये लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 और ये अपना कोई पॉइंट है एक्स डैश एंड बाई डैश, इसकी हमें डिस्टेंस निकाल के देनी है। तो ये डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस का मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसके लिए सीधा फार्मूला है। इसके लिए आप क्या अप्लाई करेंगे? पी एम इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए एक्स डैश बी वाई डैश प्लस सी डिवाइडेड बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये न्यूमरेटर में टर्म है, उसके लिए मॉड लगा दो, नीचे तो वैसे ही पॉजिटिव आएगा ही आएगा। नंबर 2, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? एक आपकी ये पैरेलल लाइन है, दूसरी ये पैरेलल लाइन है। आपको पता है अगर पैरेलल लाइंस हैं तो उनके स्लोप्स बराबर होंगे, तो उनकी इक्वेशन में केवल एक कांस्टेंट पार्ट में डिफरेंस होगा, बाकी सब कुछ सेम ही होगा। अगर मान लो कभी कभी ये क्या करता है, ये अलग भी दे देता है, तो सेम नंबर से डिवाइड करके सेम बना लेंगे हम। हर जगह इनकी डिस्टेंस बराबर ही आएगी। सपोज ये हमने मान ली है पी एम, ये डिस्टेंस हमें निकाल के देनी है, तो इसके लिए भी एक फार्मूला डायरेक्ट यूज़ करेंगे। पी एम इज इक्वल टू मॉड ऑफ सी वन माइनस सी टू डिवाइडेड बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एंड थर्ड पॉइंट है आपका, इफ़ लाइंस आर नॉन पैरेलल, इफ़ लाइंस आर नॉन पैरेलल then distance between them, distance between them ये पक्का 0 आएगी। अगर लाइन पैरेलल नहीं है तो प्लेन में तो वो पक्का इंटरसेक्टिंग होंगी, एक्सटेंड करने पे कहीं ना कहीं काटेंगी, तो उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी रहेगी? 0 के बराबर रहेगी। तो ये हमने आपको कुछ आज स्ट्रेट लाइन की समरी लगभग 40 मिनट्स में देने की कोशिश की है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो होगा आपके लिए। कभी भी आप किसी भी कॉन्सेप्ट को अकॉर्डिंग टू CBSE स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट देखना चाहते हैं, इस लेक्चर की हेल्प ले लीजिए, आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। थैंक यू बेटा।